हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज की क्लास हम जिस सब्जेक्ट को लेकर कर रहे हैं वो है भूगोल। और भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं संसाधन तथा विकास के बारे में। और ये साथ ही जानेंगे कि इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं या कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसके आधार पर हम सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत आने वाले एसएसटी के पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसकी बारीकियों को भी साथ ही देखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। मैं इस अध्याय के अंतर्गत आपको बहुत सी टिपिकल इंफॉर्मेशन देने वाली हूं, तो आइए चलते हैं क्लासेस की ओर और जानते हैं एक एक करके कि संसाधन और विकास का तात्पर्य क्या होता है। हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि संसाधन क्या है। मैं आपको संसाधन की परिभाषा बताती हूँ। संसाधन कहने का तात्पर्य वे समस्त वस्तुएं होती हैं, वे समस्त सामग्रियां होती हैं जिनका प्रयोग हम अपने आवश्यकताओं को परिपूर्ण करने के लिए या संतृप्त करने के लिए करते हैं। संसाधन, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, वे समस्त वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं या पूर्ण करती हैं, उन्हें संसाधन का नाम दिया जाता है या उन्हें संसाधन कहते हैं। अगर विकास की बात करें तो विकास सभी के लिए अलग अलग अर्थों में प्रस्तावित किया जाता है। विकास, जिसको हम इंग्लिश में डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, अगर हम बात करते हैं विकास की, तो विकास अगर हम अपनी बात करें तो अपने एज के लोगों की बात करें तो उनके लिए अच्छी रिक्वायरमेंट होना, अच्छी एम्प्लॉयमेंट होना उनके लिए विकास है। किसी भी स्टूडेंट के लिए अच्छा एजुकेशन सिस्टम होना उनका विकास है। किसी ऐसे व्यक्ति जहां पे कन्वेंस की सुविधा नहीं है, जो ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करता है जहां पर पूरी तरीके से परिवहन व्यवस्था नहीं है, वहां पर विकास का नाम जो है वो वहां पर संसाधनों की उपलब्धता जो है वो उचित परिवहन व्यवस्था देकर किया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य कुल मिला जुलाकर सिर्फ इतना है, विकास को अलग अलग समय में अलग अलग नामों से प्रस्तावित किया जाता है। सबके लिए विकास का तात्पर्य अलग होता है, लेकिन विकास कहने का वास्तविक अर्थ है कि किसी भी वस्तु की गुणवत्ता तथा मात्रात्मकता में वृद्धि को हम विकास का नाम देते हैं। अगर किसी भी वस्तु की मात्रा बढ़ रही है और गुणवत्ता नहीं बढ़ रही है तो उसे विकास नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर दोनों चीजों के सापेक्ष वृद्धि होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। हम यहाँ पर संसाधनों के प्रकारों के बारे में लेकर चलेंगे और देखेंगे कि संसाधन को यहाँ पर कितने रूपों में प्रस्तावित किया गया है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि संसाधन हमारा किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि संसाधन मानवीय आवश्यकताओं को परिपूर्ण करता है, उनको पूरी तरीके से संतुष्ट करता है और विकास के मापदंड दो होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि विकास तभी संभव है जब हम किसी भी वस्तु की मात्रा के साथ साथ उनकी गुणवत्ता में भी वृद्धि लाते हैं और उस आधार पर हम उनका प्रयोग करते हैं तथा उसका संचयन करते हैं, तो ये विकास की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर बात आती है इस बात को जानने की कि आपके संसाधन को कितने भागों में और कितने आधार पर वर्गीकृत किया गया है। लेकिन इन चीजों को बताने के पहले मैं आपको एक बार रिमेंबर करा रही हूँ कि ये रिवीजन क्लासेस है और रिवीजन क्लासेस में आपको सारी जानकारियां यानी पूरी चैप्टर्स को डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं होता। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको उन्हीं चीजों की जानकारी देने वाली हूँ जो कि आपके पेपर के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, उनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट्स को बताइए ताकि वो इस तरह की जानकारियों से पूरी तरीके का फायदा उठा पाए और इससे संबंधित आने वाले एग्जामिनेशन के अंतर्गत जो भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको वो बाकायदे पूरी तरीके से कंप्लीटेड फॉर्म में अटेम्प्ट करे। तो चलते हैं और देखते हैं कि संसाधन के कितने प्रकार हैं। क्लासेस में जानेंगे कि किस तरीके से हम इनका वर्गीकरण करते हैं। पहला आधार होता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण, यहाँ पे संसाधन का वर्गीकरण बताया जा रहा है और उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण जो है वो किया जाता है वो दो स्तरों पे, यानी कि जैव और अजैव के फॉर्म में, या फिर आप इसे जैविक या अजैविक का नाम भी दे सकते हो। मतलब वे संसाधन जो बायोटिक हैं या फिर वे संसाधन जो एबायोटिक हैं। बायोटिक कहने का मतलब ही होता है जिसका अपघटन किया जा सकता है और अजैविक कहने का तात्पर्य होता है जिनका अपघटन कर पाना बहुत ही सरलता से संपन्न नहीं हो सकता या संभव नहीं हो सकता, जिनमें कार्बन की उपस्थिति होती है।
जो हमें कार्बन के यौगिकों के रूप में प्राप्त होते हैं या कार्बन को प्रदत्त करते हैं, उन्हें हम जैविक का नाम देते हैं। और अजैविक में वो मृत घटक आते हैं या फिर निर्जीव घटक आते हैं जिनमें कार्बन की उपस्थिति नहीं होती है। तो यहाँ पर संसाधनों का उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण जैव और अजैव के रूप में किया गया है। अगर हम जैव की बात करते हैं तो जैव के अंतर्गत खनन कार्य से संबंधित वे समस्त चीजें तो नहीं, लेकिन कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि अगर हम बात कोयले की करते हैं, पेट्रोलियम की करते हैं, तो उनका निर्माण किसी न किसी तरीके से, अगर आपने 8वीं कक्षा में पढ़ा होगा कोयला और पेट्रोलियम, तो आप ये जानते हैं कि इनके निर्माण में जीवाश्म की उपस्थिति होती है। तो आप इन्हें जैविक घटक का नाम दे सकते हो या फिर जैव संसाधनों का नाम दे सकते हो। अब अजैव की बात की जाती है तो अजैव के तौर पर हम भूमि का नाम देते हैं, वायु का नाम देते हैं, जल का नाम देते हैं, जिनमें ना तो कार्बन की उपस्थिति होती है और न ही ये जीवित होते हैं। अगली कंडीशन है आपकी ये जानने की समाप्तता के आधार पर, यानी कि कोई भी चीज कब समाप्त हो रही है उसके आधार पर भी हम इसे दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है नवीनीकृत और दूसरा है अनवीनीकृत। नवीनीकृत कहने का मतलब होता है जिनका हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कि वे हमें जिस रूप में प्राप्त होते हैं हम उनका विनिर्माण करके उनको अलग अलग रूपों में प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि जिनका निर्माण होने में काफी लंबा समय लगता है उसे हम अनवीनीकृत, यानी उनको बनाना बहुत ही सरल नहीं होता, उन्हें हम अनवीनीकृत का नाम देते हैं। और नवीनीकृत वे होते हैं जो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एट अ टाइम मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर उनका निर्माण कर सकते हैं। अगली बारी आती है स्वामित्व के आधार पर, यानी कि यहाँ पर ऑनरशिप किसकी होगी उसके आधार पर भी आपके संसाधन को कई भागों में बांटा गया है। यहाँ पे व्यक्तिगत है, सामुदायिक है, राष्ट्रीय है और अंतरराष्ट्रीय है। यानी वे समस्त संसाधन जिसका स्वामित्व सिर्फ और सिर्फ एक हाथ में या फिर किसी व्यक्ति विशिष्ट के पास होता है उसे हम व्यक्तिगत संसाधन के नाम से जानते हैं या फिर निजी संसाधन के नाम से जानते हैं। सामुदायिक संसाधन कहने का मतलब है कि अगर किसी भी एक संसाधन पर किसी विशेष समुदाय का स्वामित्व हो तो उसे हम जो है वो सामुदायिक संसाधन का नाम देते हैं। राष्ट्रीय संसाधन के तौर पर वे समस्त चीजें आती हैं संसाधनों के रूप में जिनका निर्माण राष्ट्र के द्वारा यानी कि आपके देश के द्वारा किया गया है, और वैसे संसाधन जिनका निर्माण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यानी अंतरराष्ट्रीय पृष्ठभूमि पर किया जाता है, जिसका प्रयोग विश्व का हर एक व्यक्ति, हर एक संस्था, हर एक देश समान मात्रा में प्राप्त कर सकता है, उसे हम अंतरराष्ट्रीय संसाधन का नाम देते हैं। अगली बारी है ये जानने की कि विकास के आधार पर हमारे संसाधन का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है, कितने भागों में किया गया है। तो पहला है संभावित, जैसा कि नाम है संभावित, दैट मीन्स इसकी संभावना होती है कि अगर एक निश्चित रेशियो में या एक निश्चित अनुपात में अगर ये चीजें आपको प्राप्त हो रही हैं तो आने वाले समय में इसकी मात्रा बढ़ेगी, घटेगी या फिर समान बनी रहेगी, तो ये संभावित के अंतर्गत आते हैं। विकसित भंडार की बात होती है, जैसे कि आप देख रहे हो कि भारत का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और भारत के पॉपुलेशन के बढ़ने के हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, खास करके खाद्य भंडार को लेकर या खाद्य संसाधनों को लेकर। तो अगर हम खाद्य संसाधनों का जनसंख्या के आधार पर अपेक्षित रूप से अगर उसका विकास करें, उसमें उसकी मात्रा में वृद्धि करें, तो ये विकसित भंडार के अंतर्गत आता है। यानी कि हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी उत्पादकता को बढ़ा देते हैं। अब चूंकि ये उत्पादन किए जाने वाले जो वस्तुएं हैं वो भी संसाधन के रूप में आते हैं, क्योंकि ये मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो इन्हें हम विकसित भंडार के रूप में जानते हैं। और अब बारी आती है संचित कोष को जानने की। संचित कोष कहने का तात्पर्य होता है वे समस्त वस्तुएं जिनका संचय यानी कि कंजर्वेशन जो है वो हम आने वाली जनरेशन के लिए करते हैं। इन चीजों को लेकर एक टिपिकल क्वेश्चन बनता है और वो है सतत पोषणीय विकास। ये चीजें मैं आपको बताऊंगी। मैंने आप इन चीजों के बारे में यानी कि उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर इन चीजों को लेकर कंपैरिजन आ सकता है, यानी कि इनके बीच का अंतर आ सकता है, या फिर इनको डेफिनेशनल बेस्ड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। विद एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसको लेकर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो या तो अंतर स्पष्ट करने के लिए होगा कि आप जैव और अजैव के बीच में क्या अंतर होता है, नवीनीकृत और अनवीनीकृत के बीच में क्या अंतर होता है, ऐसे क्वेश्चन होंगे, या फिर इनके डेफिनेशनल बेस्ड यानी कि परिभाषा पर आधारित प्रश्न होंगे जिन्हें आपको उदाहरण स्पष्ट करने के लिए पूछा जा सकता है। मैं एक बार फिर से आपको रिमेंबर करा रही हूं, अगर आप इस
चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको ये सारी जानकारियां बहुत ही सरलता से मिल सके। तो हम लगे रहते हैं और कंटिन्यू रहते हैं इस चीज को जानने में कि हमें और भी क्या क्या सीखना है इस चैप्टर को लेकर, इस अध्याय को लेकर। तो जो सबसे ज्यादा आवश्यक है वो ये कि अगर हम इन संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन संसाधनों का क्षय भी होता है और ये संसाधन अपनी गुणवत्ता को डिमोलाइज भी करते हैं, विकृत भी करते हैं। तो उनका बचाव किस प्रकार से करना है, उनका निम्नीकरण कैसे होता है और निम्नीकरण से बचने के उपाय क्या होते हैं। तो आगे की जो टॉपिक है वो इससे आगे के टॉपिक जो कि आपकी किताब में दिए गए हैं उसके रिगार्डेड होने वाले हैं। और साथ साथ में मैं आपको क्वेश्चन भी बताती चलूंगी कि इससे रिगार्डेड क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं। इस क्रम में हम आगे की ओर जानेंगे जिन बातों को, वो है हमारे सतत पोषणीय विकास। अब सबसे पहली बारी आती है सतत पोषणीय विकास की। अगर आप कई तरह के संसाधनों का, चाहे वो उत्पत्ति के आधार पर हो, चाहे वो समाप्यता के आधार पर हो, चाहे वो नवीनीकृत अनवीनीकृत यानी कि अन्य किसी भी प्रकार के संसाधन क्यों ना हो, हमारा ध्येय सिर्फ ये होता है कि अगर हम संपत्ति का निर्माण अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए करते हैं तो ये आवश्यक हो जाता है, ये पूरी तरीके से डिक्लेयर करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि जो भी संपत्ति हम बना रहे हैं वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे, जिसका इस्तेमाल वो अपनी आवश्यकताओं को परिपूर्ण करने के लिए करे। तो यहाँ पे संसाधनों को संरक्षित रखना भी उतना ही अनिवार्य है जितना कि संसाधनों का अपनी आवश्यकताओं के लिए इस्तेमाल करना। सतत पोषणीय विकास जो है वो इसी से संदर्भित है, इसी से रिगार्डेड है, इसी से इंक्लूडेड है कि हम जिन भी संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं वो इतनी मात्रा में ही करते हैं ताकि वो आने वाले जनरेशन के लिए भी परिपूर्ण मात्रा में उपलब्ध हो। उनके लिए भी ये संसाधन उतने ही आवश्यक हैं जितना कि हमारी पीढ़ी के लिए। तो अगर हम संसाधनों को इस प्रकार से संरक्षित रखें कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उत्तरदायी हो और उनकी भी आवश्यकताओं को परिपूर्ण करे, तो इस व्यवस्था को हम सतत पोषणीय विकास का नाम देते हैं। इसको लेकर आपको कम से कम 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो कंपलसरी हैं। इसके बाद बारी आती है भूमि निम्नीकरण की। निम्नीकरण का मतलब होता है किसी भी चीज की या किसी भी वस्तु की अपनी क्वालिटी को डिमोलाइज करना, यानी कि धीरे धीरे उसकी गुणवत्ता कम हो जाना। अगर हम बात करते हैं भूमि निम्नीकरण की तो आपको ये बात भूगोल पढ़ने के अंतर्गत ये तो जानकारी होगी कि हमारी पूरे के पूरे पृथ्वी पर 3 भागों में जल और एक ही हिस्से में स्थल है और उस स्थल में भी कई तरह की स्थलाकृतियां हैं, चाहे वो पहाड़ हो, पर्वत हो, डेल्टा हो या फिर किसी तरह के प्रायद्वीप हो या फिर महाद्वीप हो। तो आप अगर इन सभी आकृतियों की करते हो तो हर जगह पे समतल क्षेत्र नहीं है जिसका प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं को परिपूर्ण करने के लिए, अपने रहने के लिए, कृषि करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मात्रा बहुत ही सीमित है। तो जो सीमित मात्रा है उसका प्रयोग हम अपने घर बनाने के लिए भी करते हैं, अदर कंस्ट्रक्शन के लिए जैसे सड़कें बनाने के लिए, परिवहन व्यवस्था के लिए, अन्य चीजों के लिए भी करते हैं, साथ ही कृषि करने के लिए भी करते हैं ताकि हम अपनी आवश्यकताओं को परिपूर्ण कर सके, अपनी खाद्य व्यवस्था को सुचारू रख सके। तो इन सभी क्रम में यानी भौतिक गतिविधियों के कारण मानवीय अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस तरह की भूमि का इस्तेमाल करते रहता है और जैसे जैसे वो भूमि का इस्तेमाल करता है भूमि अपनी धीरे धीरे गुणवत्ता खोती चली जाती है। मैं यहाँ पे भूमि की गुणवत्ता खोने की बात कहने की तात्पर्य पे आपको स्पष्ट रूप से बता देती हूँ कि भूमि की गुणवत्ता को कोलैप्स करना क्या होता है। भूमि की गुणवत्ता कहने का मतलब हर एक मिट्टी एक निश्चित फसल को उगाने के लिए, हर तरह की मिट्टी तो हर तरह का फसल नहीं उगाते, लेकिन हर तरह की मिट्टी में कुछ गुणवत्ता ऐसी पाई जाती है जिसके कारण वो किसी भी विशेष प्रकार की फसल या अनाज को उगाने के लिए उत्तरदायी होती है। अगर हम कंटिन्यूटी के साथ उस जमीन पर या उस भूमि पर लगातार खेती करते चले जाए तो धीरे धीरे उसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती चली जाती है, जो किसी भी पैदावार के लिए सबसे ज्यादा कंपलसरी होती है। अगर ह्यूमस की मात्रा खत्म हो गई है और धीरे धीरे डिमोलाइज हो रही है, क्षयित हो रही है, तो मिट्टी जो है वो अपनी उपजाऊपन को धीरे धीरे खोना चालू कर देती है और आने वाला एक समय ऐसा होता है जब वो उर्वरता पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी होती है और उसमें हम किसी भी प्रकार की खेती नहीं कर सकते या किसी भी तरह की फसल नहीं उगा सकते। तो इसे हम भूमि निम्नीकरण का नाम देते हैं। अगर हम बात करते हैं भूमि निम्नीकरण तो इसके कारण क्या होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया मानवीय गतिविधियां इसका सबसे पहला रीजन है
कि अगर हम किसी भी चीज का अतिशय उपयोग, अतिशय दोहन करेंगे तो वो धीरे धीरे अपनी गुणवत्ता खो देगी। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपका अपना एक डाइट शेड्यूल है कि आप किस समय में क्या खा रहे हो। अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी डाइट नहीं लेते और कंटिन्यूअसली काम करते रहते हो तो एक समय ऐसा आता है जब आपकी एनर्जी पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुकी होती है और आप काम करने के योग्य नहीं रह जाते। ऐसी ही कंडीशन में अगर हम भूमि का भी इस्तेमाल अतिशय दोहन के तौर पर करना चालू कर दे तो एक समय ऐसा आता है जब भूमि अपनी उपजाऊपन को या फिर अपनी गुणवत्ता को डिमोलाइज कर देती है, अपघटित कर देती है, खत्म कर देती है, निम्नीकृत हो जाती है। तो ये सारे कारण है, पहले में भौतिक गतिविधियां आ जाती हैं, मानवीय क्रियाएं आ जाती हैं, या फिर हमारे द्वारा किए जाने वाले कंस्ट्रक्शन आते हैं कि आप देख रहे हो पॉपुलेशन के हिसाब से लोग घर बना रहे हैं, तरह तरह की इमारतें बना रहे हैं, परिवहन व्यवस्था के लिए लोग सड़कों का, फ्लाईओवर्स का निर्माण कर रहे हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भूमि के निम्नीकरण का रीजन है। और उससे बड़ा रीजन जो जिसको हम अम्लीय वर्षा के नाम पर जानते हैं, अम्लीय वर्षा कहने का तात्पर्य होता है कि हम जिस तरह के एसिडिक सबस्टांस का इस्तेमाल करते हैं वो क्लाउड्स के रूप में कन्वर्ट होते हैं और फिर बारिश के रूप में पृथ्वी पर आते हैं, जो कि जल चक्र के माध्यम से होता है। और इसके आधार पर पानी की बूंदें हर एक जगह पे बराबर की मात्रा में गिरती है, जिससे कि भूमि पे पाई जाने वाली मिट्टी अम्लीय हो जाती है, जिसका प्रभाव हमें सीधे सीधे देखने को मिलता है। वहीं पे हम अपने अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन जो है वो नदियों तालाबों में करते हैं, और नदियों तालाबों के नियर अबाउट की जितनी भी जमीन होती है वो उस तरह के अवशिष्ट पदार्थों के कारण भी बहुत ज्यादा इफेक्टेबल होती है और भूमि निम्नीकृत हो जाते हैं। और भी इसी तरह के कई प्रमाण हैं, जैसे कि अगर हम आज के बढ़ते हुए पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, कचरे निपटारण की बात करें कि अगर हम उनका सही तरीके से कचरा निपटारण नहीं कर रहे हैं तो भी इसका दुष्प्रभाव जो है वो भूमि पर देखने को मिलता है और भूमि इस तरीके से निम्नीकृत होती चली जाती है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे भी बनता है कि भूमि के निम्नीकरण करने होने के कारण क्या है। अगली बात है दूर करने के उपाय। जैसा मैंने बताया कि अगर किसी भी डॉक्टर को किसी भी मरीज की समस्या पता है तो इलाज भी उसी के रिगार्डेड किया जाता है। हमें अगर पता है कि भूमि को निम्नीकृत होने के कारण क्या क्या है, यानी भूमि किन किन कारणों की वजह से निम्नीकृत होती है, अगर हम उन पर रोक लगा दें या उनको मैनेज करना चालू कर दें, उनको सही तरीके से प्रयोग में लाना शुरू कर दे तो हम उनको निम्नीकृत होने से बचा सकते हैं। जैसा कि भौतिक क्रियाओं पर संतुलन बनाना, अधिक से अधिक खाली जमीन का इस्तेमाल करना, कचरे के निपटारण की सही व्यवस्था का प्रयोग करना, अवशिष्ट पदार्थों को, जो घुलनशील अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको पूरी तरीके से जल में प्रवाहित ना करना, ये सारे कारण है जिसके आधार पर हम भूमि के निम्नीकरण को बचा सकते हैं। अधिक से अधिक जो है वो हरित खाद का, यानी कि जितने भी हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं उनकी जगह पर अगर हम कंपोस्ट जैसे खादों का इस्तेमाल करें तो हम भूमि के ह्यूमस को खोने से रोक सकते हैं और भूमि अपनी गुणवत्ता जो कि खो चुकी है वो धीरे धीरे कंजर्व कर सकती है। तो दूसरा प्रश्न हो सकता है कि भूमि के निम्नीकरण को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं। अगली बारी आती है ये जानने की मृदा क्या है और मृदा के कितने प्रकार होते हैं। तो मृदा कहने का तात्पर्य है कि मिट्टी में शैलों के टूटने से, अगर हम बात करते हैं कि इस पूरे पृथ्वी पर चट्टाने भी हैं, पठार भी हैं, शैल भी हैं, तो ये सारे जब विखंडित होते हैं लगातार ताप और वर्षण के कारण तो विखंडित होकर रविकृत हो जाते हैं और मृदा का निर्माण करते हैं। तो मृदा के निर्माण करने के बाद जैसे चट्टाने विखंडित होती हैं तो उस तरह की मृदा का निर्माण होता है। जैसे अवसादी चट्टाने हो, कायांतरित चट्टाने हो, तो वो टूटने के बाद अपने ही गुणवत्ता वाले मृदा का निर्माण करती हैं। और इस प्रकार से मृदाओं का अगर वर्गीकरण करें तो जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल लैटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा होते हैं, जिनमें ह्यूमस की मात्रा अलग अलग होने के कारण इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है और अलग अलग फसलों को उत्पादित करने की क्षमता इनके पास होती है, जिसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन आपके बुक में दे रखा है। मैं यहाँ पर बहुत सी जानकारी आपको नहीं दे पाऊंगी। यहाँ पर क्या है कि कौन सी मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है, वो किस तरह के फसलों का उत्पादन करती है और इनकी गुणवत्ता क्या होती है, इसके रिगार्डेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको सारे मृदा एक साथ दे दे, 2 या 3 मृदा के प्रकारों का विवरण देने के लिए आपके प्रश्नों में पूछा जा सकता है। और सबसे लास्ट है कि जब हम मृदा पढ़ रहे हैं तो एक टॉपिक और बनता है मृदा अपरदन का। मृदा अपरदन कहने का मतलब होता है आपके क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा का कटाव। अब मृदा का कटाव किन किन कारणों से होता है, अगर आप भूस्खलाकृतियों में किसी तरह का परिवर्तन ला रहे हो, जैसे कि कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो मृदा का अपरदन होता है। तीव्रता के साथ अगर जल का प्रवाह हो रहा है तो मृदा का अपरदन होता है। तीव्र हवाओं का प्रवाह होता है या झंझावात या चक्रवात आता है तो मृदा का अपरदन होता है। तो ये जो है वो मृदा अपरदन कहलाते हैं, यानी मृदा का कटाव होना या फिर उसका
बह जाना या कट के किसी दूसरे क्षेत्र में चला जाना मृदा अपरदन कहलाता है। वहीं पे मृदा अपरदन के कारण, जैसा मैंने अभी आपको बताया, मानवीय क्रियाओं के द्वारा या फिर किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन के थ्रू, या फिर ये सारी चीजें जो है वो मृदा के कारण, अपरदन के कारण बनते हैं। सबसे लास्टली बात हम करते हैं दूर करने के उपाय। तो जैसा मैंने बताया, अगर आपको कारण पता है तो आप उपाय जान सकते हो। मृदा के अपरदन को रोकने के लिए अगर हम उसके कॉर्नर्स बना दें, यानी उनके किनारे बना दें, तो हम उसको रोक सकते हैं। अगर हम सीढ़ी नुमा खेतों का निर्माण करें तो भी मृदा का अपरदन रोका जा सकता है। जो भी हमारे पास खाली प्लेस हैं उन पर अगर हम घास या फिर नॉर्मली पार्क जैसी चीजों का कंस्ट्रक्शन कर दे तो हम मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। वृक्ष लगाना यानी कि एफॉरेस्टेशन करना भी हमारे मृदा को अपरदित होने से रोक सकता है। और इस तरीके से ये सारे जो टॉपिक्स थे वो आपके चैप्टर यानी कि संसाधन तथा विकास के अंतर्गत थे, और इसमें भी आपसे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर वाइज वेटेज में बताया था कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले और ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। एक बार फिर से मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक जानकारियां हर विषयों से संबंधित आपके पास जा सके और आप 10वीं की परीक्षा को सही से तरीके से अटेम्प्ट कर सको। इसी के साथ आपकी खुद की मैम तारा भारती, धन्यवाद।